हेलो एवरीवन, दिस इज तृप्ति। स्वागत है आपका संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ हम बॉटनी पढ़ रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी में जैसा कि हमारा बॉटनी का टॉपिक है फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें हम माइक्रोबियल टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि माइक्रोब्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, बैक्टीरिया को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। माइक्रोबायोलॉजी में हम डिफरेंट टाइप की कल्चर मीडिया तैयार करते हैं, उसके लिए भी हमें इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। तो इसमें इसीलिए हम इंस्ट्रूमेंटेशन को पढ़ते हैं यहाँ पे, जिसमें हम फर्स्ट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोस्कोप की स्टडी करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम सेल को माइक्रोस्कोप से ही देखा था। माना जाता है कि फर्स्ट टाइम माइक्रोस्कोप की खोज जैकारिस जैनसन ने की थी, लेकिन फर्स्ट टाइम जो सेल को देखा गया था माइक्रोस्कोप से वो रॉबर्ट हुक के द्वारा देखा गया था। जब लिविंग सेल को देखा गया दूसरी बार, उसे भी हम माइक्रोस्कोप की सहायता से ही एबी ल्यूवेनहॉक ने देखा। ठीक है, तो यहाँ माइक्रोस्कोप की बात कर ले तो ये इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं। ये आई पीसेस है, यहाँ से हम स्पेसिमेन को देखते हैं जो कि यहाँ रखा होता है स्लाइड पे। ठीक है, स्लाइड पे स्पेसिमेन रखा होता है। ये आई पीसेस की सहायता से हम जो है स्पेसिमेन को देखते हैं। यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं फोकस को, यहाँ से हम एडजस्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप के यहाँ लेंस लगे हुए हैं, उससे हम माइक्रोस्कोप की सहायता से इसको स्पेसिमेन को देखते हैं। यहाँ रिवॉल्विंग नोज पीस है, इससे हम रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, ये फिर स्टेज है जिसपे स्पेसिमेन रखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है पावर स्विच एंड ब्राइटनेस कंट्रोल, यहाँ से हम लाइट देते हैं और यहाँ पे जिससे स्पेसिमेन हमारी आंखों को दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे कोर्स नॉब है जिससे हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे। यहाँ फाइन नॉब है, इससे हम ये भी एडजस्टमेंट के ही काम आता है। ये आर्म है, यह एक डिस्टेंस क्रिएट करता है। ठीक है, माइक्रोस्कोप इज अ डिवाइस दैट मैग्निफाइज ऑब्जेक्ट्स ऑर्गेनिज्म दैट आर टू स्मॉल टू सी विद द नेकेड आई। ये लिखा हुआ है कि जो हमारी खुली आंखों से हमें दिखाई नहीं दे सकते, उसको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। लाइक कोई बैक्टीरिया है, कोई सेल है, उसको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। इसके पार्ट्स के बारे में बताया गया: आई लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, कंडेंसर, बीम ऑफ लाइट, स्पेसिमेन स्टेज, एपर्चर, डायफ्राम। उसके बाद से जो मैंने आपको बताया प्रिंसिपल, लाइट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द इधर एन इंटरनल और एक्सटर्नल लाइट सोर्स पासिस थ्रू द आइज डायफ्राम। यहाँ पे या फिर लेंस लगा होगा या फिर यहाँ पे लाइट लगी होगी जिससे कि ये इसे हम देख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है पूरी तरह से जो मैंने आपको समझाया। द लाइट देन पासेस थ्रू द कंडेंसर विच फोकसेस द लाइट ऑनटू द स्पेसिमेन। कंडेंसर जो है स्पेसिमेन पे लाइट को फोकस करता है। द ऑब्जेक्टिव लेंस मैग्निफाइजेस द इमेज ऑफ द स्पेसिमेन बिफोर द लाइट ट्रेवल्स थ्रू द barrel of the microscope. Finally, light is passes through the eyepiece lens into the viewer's eye, which sends impulses to the brain, which in turn interrupts in image. ठीक है, फिर ये इसका यूज क्या है? In biological field, microscopes are used to study bacteria, cells, and many more. This device help biologists in their study of living organism and their cell structure. ये माइक्रोस्कोप लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखने में भी हेल्प करता है। यूज फॉर विजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ मॉर्फोलॉजी, मोर्टेलिटी, स्टेनिंग एंड फ्लोरेसेंट रिएक्शन ऑफ बैक्टीरिया। इसमें हम बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी को देख सकते हैं, उसके स्टेनिंग को देख सकते हैं और फ्लोरेसेंट रिएक्शन ऑफ बैक्टीरिया को भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में, जिसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को जिन पार्ट्स को नहीं देख सकते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हेल्प से देख सकते हैं। ठीक है, ये माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। ये बहुत बेनिफिशियल इंस्ट्रूमेंट है। इसके द्वारा हम इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को भी देख सकते हैं।
सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। इस माइक्रोस्कोप का यूज हम उन स्पेसिमेन को देखने के लिए करते हैं जिसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। इस माइक्रोस्कोप में एक इलेक्ट्रॉन बीम की सहायता से हम स्पेसिमेन को देखते हैं। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप दो तरह का होता है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम जो सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी करते हैं। हमें सेल के अंदर देखना है कि सेल के डिफरेंट ऑर्गन कहाँ पे हैं, तो हम इस माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। उसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के हेल्प से नहीं देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बीम डाला जाता है, जो इलेक्ट्रॉन गन से डाला जाता है, वो स्पेसिमेन पे पड़ता है और उसके बाद से ये फिर वापस लौटता है और इमेज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो वो इमेज हमें यहाँ स्क्रीन पे दिखाई देती है। जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम इमेज को नेकेड आई से देखते हैं, क्योंकि वहां पे आई पीस बना होता है, उसमें हम झांकते हैं और इमेज को देखते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम स्पेसिमेन को नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसीलिए हम उसको स्क्रीन पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चला कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी जो है हम इसमें इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें हम सेल के पार्ट्स को देख सकते हैं, और जो जैसे प्रोटीन का स्ट्रक्चर हुआ उसको हमें देखना है तो उसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे, जिसमें भी हम जो फर्स्ट टाइप का माइक्रोस्कोप है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देख सकते हैं। अर्न्स्ट रस्का एक जर्मन इंजीनियर थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया था। इसमें जो है दूसरा माइक्रोस्कोप है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज हम 3D स्ट्रक्चर को देखने के लिए करते हैं। कोई आंट है, ठीक, तो इसका कुछ पार्ट उभरा होगा, कुछ ऐसे धसा होगा, ठीक, तो इससे हम 3D स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो बीम होता है वो इस पे पड़ेगा, फिर वो वापस लौटेगा और इमेज फॉर्म करेगा जहाँ पे ये उभरा हुआ पार्ट है और वहाँ पे ये जो धसा हुआ पार्ट है, ऐसा करके वो एक इमेज फॉर्म करेगा जो कि स्क्रीन पे हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हुआ ये दो तरह का आपने पढ़ा, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब हम पढ़ेंगे ऑटोक्लेव। ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में यूज होता है। ये जैसे कि लेबोरेटरी में यूज किया जाने वाला या मेडिकल फील्ड में यूज किया जाने वाला एक स्पेशल इक्विपमेंट है। इसका यूज स्टरलाइजेशन टेक्निक के लिए किया जाता है।
Sterilization, complete elimination of microorganism is called sterilization. माइक्रोब से पूरी तरह से फ्री इंस्ट्रूमेंट या जो भी इन्वायरमेंट है उसको स्टरलाइजेशन कहते हैं। और ऑटोक्लेव है एक प्रेस्क्राइब्ड चैम्बर होता है जो कि यूज किया जाता है प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन के लिए। हाँ, डिसइंफेक्शन बाय कॉम्बिनेशन थ्री फैक्टर्स, टाइम, प्रेशर एंड स्टीम। इसमें मेन जो ये स्टीम जो है इसमें हेल्प करता है स्टरलाइज करने के लिए। ऑटोक्लेव में पानी डाला जाता है, ठीक है, फिर उसमें इक्विपमेंट रखे जाते हैं जो भी है। एक टाइम में ये मल्टीपल इक्विपमेंट को स्टरलाइज करने की कैपेसिटी रखता है। ऑटोक्लेव जो है एक टाइम में मल्टीपल ऑफ इक्विपमेंट को स्टरलाइज कर सकता है। और ये स्टीमिंग प्रोसेस, जैसे आप लोग जानते होंगे कि बैक्टीरिया या जो एक नॉर्मल टाइप की बैक्टीरिया होते हैं या माइक्रोब्स होते हैं वो हीट से मर जाते हैं। कोरोना वायरस को छोड़ देते हैं, वो तो पॉसिबल नहीं था कि वो हीट से भी मर जाता, लेकिन जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं वो हीट देने से वो मर जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टरलाइजेशन में स्टीम के माध्यम से ये स्टरलाइज करता है इक्विपमेंट को, ठीक। The basic principle autoclave is that all the items within the autoclave come in direct contact with the steam for a particular period, irrespective of the nature of the material, whether it is liquid, plastic, ware और glassware। जैसे मटेरियल जो भी हो, प्लास्टिक वेयर हो, ग्लास वेयर हो, ये उसको स्टरलाइज करता है एक स्टीमिंग प्रोसेस से। EOC के बारे में बताया गया है। Autoclaves are mostly used for the sterilization of medical or laboratory equipment with the capacity of sterilizing a large number of material once. They are commonly used for the preparation of culture media during laboratory applications। ठीक है, ये laboratory applications में culture media तैयार करने के लिए भी यूज किया जाता है। हॉट एयर ओवन, ये भी ऑटोक्लेव की तरह ही स्टरलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। ये है कि ये ड्राई टेक्निक है। ऑटोक्लेव में स्टीम दिया जा रहा था, स्टीम के माध्यम से जो इन्वायरमेंट को था स्टरलाइज किया जा रहा था। जो इक्विपमेंट थे उनको स्टीम के माध्यम से स्टरलाइज किया जा रहा था। लेकिन हॉट एयर ओवन में जो भी मतलब इक्विपमेंट है जिसको यूज करना है हमें लेबोरेटरी में, जिससे हमें कल्चर मीडिया तैयार करना है, उसको हम हॉट एयर ओवन में यूज करेंगे। वो ड्राई मेथड है स्टरलाइजेशन का। हॉट एयर ओवन इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट और सैंपल यूजिंग ड्राई हीट। यहाँ पे ड्राई हीट मेंशन किया गया है। हॉट एयर ओवन इज अ टाइप ऑफ ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, वही बताया गया है फिर से। Hot air oven can be used to sterilize materials like glassware, metal equipment, powders, etc. It allows for the destruction of microorganisms as well as bacterial spores, ठीक है। अब पढ़ेंगे लैमिनार एयर फ्लो के बारे में। ये एक इन्वायरमेंट को माइक्रोस फ्री करने के लिए यूज करने वाला एक इक्विपमेंट है। इसके द्वारा हम इन्वायरमेंट को माइक्रो फ्री करते हैं। एक ऐसा एयर के थ्रू एक ऐसा इन्वायरमेंट जनरेट करता है जिसमें कि पूरी तरह से जो इन्वायरमेंट पूरी तरह से स्टरलाइज हो, माइक्रो फ्री हो, उसके लिए हम लैमिनार एयर फ्लो का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कोई एंटीबायोटिक बनाते हैं, ठीक, तो जहां पे भी ये बनाया जाता है उसको पूरी तरह से माइक्रो फ्री किया जाता है। लेबोरेटरी में पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस तरह के इक्विपमेंट का यूज किया जाता है।
ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है, इसमें कॉर्नर अवॉइड किए जाते हैं जिससे वहां पे माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो सके, वहां पे स्पोर का डेवलपमेंट ना हो सके। ठीक, लेमिनार एयर फ्लो जो है, इसमें हम क्या करते हैं कि जब हमें कोई भी कल्चर तैयार करना हो, ठीक, तो ये ऐसे कल्चर मीडिया के लिए यूज किया जाता है जो कि माइक्रोब्स के की तरफ पूरी तरह से सेंसिटिव हो। ठीक है, जैसे जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर करना हो या प्लांट्स का कल्चर मीडिया तैयार करना हो, उसके लिए लेमिनार एयर फ्लो का यूज किया जाता है। ये पूरी तरह से जैसा कि यहाँ लिखा है, लेमिनार हुड इज अ क्लोज डिवाइस प्राइमरली फॉर द प्रोसेसेस और इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव टू माइक्रोबियल कंटामिनेशन। ठीक, इसमें अगर हमें कोई भी कल्चर तैयार करना हो तो उस कल्चर को हम अंदर रखेंगे, ठीक, उसको हम करेंगे, उसके बाद से कल्चर करने के बाद भी इसको क्लीन किया जाता है और कल्चर करने से पहले भी इसे इथेनॉल से क्लीन किया जाता है। और कल्चर करने के दौरान हमें इसमें से हाथ को बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि हाथ को बाहर निकालने में भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो सकता है। सेंट्रीफ्यूज, ये इंस्ट्रूमेंट सेडिमेंटेशन टेक्निक पे वर्क करता है। सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल पे वर्क करने की वजह से हम, जैसे ब्लड सैंपल है, इसमें से ब्लड के डिफरेंट पार्ट को अगर अलग करना है तो हम सेंट्रीफ्यूज की सहायता से ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत यूजफुल है हमारे लिए। जैसे कि न्यूक्लिक एसिड, डीएनए से न्यूक्लिक एसिड से डीएनए आरएनए निकालना हो तो फिर उसमें भी हम सेंट्रीफ्यूज का यूज करते हैं। ये सेडिमेंटेशन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इसमें एक ये डिवाइस फिट करते हैं जो कि सेंट्रीफ्यूज चैम्बर में, जिसमें कि क्या होता है कि जब हम इसमें रख करके ये बीकर जैसा जो इंस्ट्रूमेंट है इसको घुमाते हैं तो जो लार्जर पार्टिकल होता है वो सेडिमेंट हो जाता है बॉटम में, और जो स्मॉलर पार्टिकल होता है वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये सेडिमेंटेशन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। लेबोरेटरी में इसका यूज होता है सेडिमेंटेशन के लिए, और जैसे ब्लड से उसके डिफरेंट पार्ट को निकालने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। न्यूक्लिक एसिड से डीएनए आरएनए को निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।